अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका टीचर ज़हीर अहमद कुरैशी एक नए लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि अनदर टाइप ऑफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर आ जाती है और उसका नाम है स्विच स्ट्रक्चर और द स्टेटमेंट। बच्चों, हमने पहले जो सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स डिस्कस किए हैं उन स्ट्रक्चर्स में हमारे पास कंडीशंस यूज हो रही थी, एक या एक से ज्यादा कंडीशंस यूज होती थी और उन कंडीशंस की बेस पर डिपेंडेंट ब्लॉक्स एग्जीक्यूट करते थे। लेकिन हमारे पास स्विच स्ट्रक्चर थोड़ा सा उन स्ट्रक्चर से डिफरेंट है। कैसे? इसके अंदर हमारे पास कंडीशन यूज नहीं होती, उसकी वजह एक्सप्रेशन यूज होता है और उस एक्सप्रेशन की वैल्यू की बेस के ऊपर हम डिफरेंट केसेस को इवेलुएट करते हैं, डिफरेंट चॉइसेस को चेक करते हैं और किसी भी रिस्पेक्टिव चॉइस को एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है। जैसे आप विंडोज के अंदर ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन करते हैं और उस मेन्यू में से सिर्फ एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। इन द सेम वे अगर आपसे कहा जाए कि डे नंबर बताओ 1 to 7 में से और आप उसके अगेंस्ट रिस्पेक्टिव डे बता देते हैं या मंथ नंबर है और रिस्पेक्टिव मंथ डिस्प्ले हो जाता है। इन तमाम सिचुएशंस में हमारे पास स्विच स्ट्रक्चर यूज होता है। ये होता क्या है और इसे किस तरह से हम अपने प्रोग्राम से यूज करेंगे, आइए हम इसे देखते हैं। तो बच्चों, इसकी डेफिनेशन के बारे में हम देखें तो इट इज अ मल्टीपल सिलेक्शन स्ट्रक्चर, यानी कि इसमें हम एक से ज्यादा ब्लॉक्स को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। पिछले स्ट्रक्चर्स में ये ऑप्शन मौजूद नहीं था, लेकिन इस स्ट्रक्चर में हम इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं कि एक से ज्यादा ब्लॉक्स को हम किसी एक केस के ट्रू होने पर भी एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो इसे मल्टीपल सिलेक्शन स्ट्रक्चर इसी वजह से कहा जाता है। ये करता क्या है, इसकी वर्किंग क्या है? इट इज यूज टू सेलेक्ट अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। क्या करने के लिए? एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को सेलेक्ट करता है बेस्ड ऑन द वैल्यू। किस पर? वैल्यू आर द रिजल्ट्स ऑफ एन एक्सप्रेशन। किसी एक वैल्यू या रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन की बेस के ऊपर। ये वैल्यू किसी वेरिएबल की भी हो सकती है या ये वैल्यू किसी एक्सप्रेशन का रिजल्ट भी हो सकता है। एक्सप्रेशन का रिजल्ट कैसे? अगर मैं कहता हूं कि जी x mod 5, अब इसके जो पॉसिबल रिजल्ट्स हैं उनके अंदर 0, 1, 2, 3, 4 तक आ जाते हैं। मींस हमारे पास ये 5 पॉसिबल चॉइसेस आ गई जो इसका रिजल्ट हो सकते हैं। ये एक एक्सप्रेशन है x mod 5। तो बच्चों, इसी तरह से इसमें मजीद नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करें तो इट इज सिमिलर टू एल्स इफ स्ट्रक्चर। सिमिलर तो है, लेकिन उसके अंदर हम मल्टीपल कंडीशंस की बेस पर मल्टीपल ब्लॉक्स को एग्जीक्यूट करते थे, लेकिन इसके अंदर सिंगल एक्सप्रेशन है और मल्टीपल ब्लॉक्स हैं। उन मल्टीपल ब्लॉक्स में से कोई एक या एक से ज्यादा ब्लॉक्स भी एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं। आगे चल के सिंटैक्स में मैं इसके बारे में बताऊंगा कि किस तरह से हम एक से ज्यादा ब्लॉक्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट को देखें तो इसका यूजेज कहां है? तो इसका यूजेज, इट इज यूज्ड फॉर मेन्यू सिलेक्शन। हमारे पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू में बहुत सारे मेन्यू ऑप्शंस होते हैं और उनमें से किसी भी एक ऑप्शन को हम सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके लिए हम क्या, उसकी बैकएंड प्रोग्रामिंग में हम स्विच स्टेटमेंट या स्विच स्ट्रक्चर को ही यूज कर रहे होते हैं। अच्छा बच्चों, याद रखना है कि इस स्ट्रक्चर के अंदर ये जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं ये इंपॉर्टेंट है। किस हवाले से? एमसीक्यूज के हवाले से। अब एमसीक्यू आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज यूज्ड फॉर मेन्यू सिलेक्शन। तब आपने क्या आंसर टिक करना है? स्विच स्ट्रक्चर। इसी तरह से विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज यूज्ड फॉर मल्टीपल स्ट्रक्चर, सो देन भी आपने क्या बताना है
के स्विच स्ट्रक्चर। इसी तरह से विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर टू एल्स इफ स्ट्रक्चर, तब आपके पास ऑप्शंस गिवन होंगे और उनमें से आपने कौन सा स्विच स्ट्रक्चर का ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। तो इसके सिंटैक्स की तरफ मूव करते हैं और इसके सिंटैक्स में अगर देखें तो इसका सिंटैक्स पिछले डिसीजन स्ट्रक्चर्स के सिंटैक्स से थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है कि उसमें इफ स्टेटमेंट इफ कीवर्ड के थ्रू स्टार्ट होती थी, लेकिन यहां पर जो स्विच स्ट्रक्चर है वो स्विच के कीवर्ड से स्टार्ट होगा। और स्विच के बाद जो पैरेंथेसिस है, पैरेंथेसिस के अंदर हमारे पास एक्सप्रेशन या वेरिएबल आ रहा है। एक ऐसा एक्सप्रेशन या वेरिएबल जिसकी वैल्यू या तो कांस्टेंट इंटीजर होगी, मीन जिसकी वैल्यू या तो इंटीजर होगी या फिर जिसकी वैल्यू कांस्टेंट कैरेक्टर होगी। याद रखिएगा बच्चों, इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड एक और एमसीक्यू पॉइंट बनता है कि ये एक्सप्रेशन की वैल्यू फ्लोट नहीं हो सकती, क्योंकि चॉइसेस कभी 1.1, 1.2, 2.5 में नहीं हुई, या तो चॉइस 1, 2, 3 होती हैं, कभी पॉइंट्स में नहीं होती। इस वजह से ये फ्लोट नहीं हो सकती। ये इसकी वैल्यू या तो हमारे पास कांस्टेंट इंटीजर कांस्टेंट होगी या फिर हमारे पास कैरेक्टर कांस्टेंट में आ जाती है। अब ये इसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट होंगी। ब्रैकेट स्टार्ट होने के बाद एक नया वर्ड आपको इधर मिल रहा है, दैट इज केस कीवर्ड। केस कीवर्ड के सामने देखें तो लेबल है, लेबल कांस्टेंट मींस कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी और ये कांस्टेंट वैल्यूज कौन सी अगेन होंगी, या तो इंटीजर्स होंगे या कैरेक्टर्स होंगे। हम इन चीजों को डिटेल में इनकी एग्जांपल्स में भी डिस्कस करेंगे। अब अगर तो ये केस लेबल की वैल्यू इस एक्सप्रेशन की वैल्यू से मैच कर जाती है तो इसका ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट कर जाएगा, और इसे एग्जीक्यूट करने के बाद एक नई स्टेटमेंट हम यहां यूज करेंगे, ब्रेक स्टेटमेंट। बच्चों आपको ये टॉपिक पढ़ाया भी जाएगा ब्रेक स्टेटमेंट एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स के हवाले से डिटेल में। यहां पर ये बताता जाऊं कि ब्रेक स्टेटमेंट के जरिए से हम प्रोग्राम को रिपीट ब्रेक स्टेटमेंट के जरिए से हम स्ट्रक्चर को टर्मिनेट कर देते हैं और कंट्रोल को आउटसाइड द स्ट्रक्चर मूव कर देते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू terminate the current execution in the structure and move the control to outside the structure। अब इसके बाद हमारे पास अगर तो ये वाला लेबल इस एक्सप्रेशन की वैल्यू से मैच नहीं करता, फिर ये सेकंड केस पर आ जाएगा। अब सेकंड केस के अंदर लेबल 2 मींस एक और लेबल आ गया। अब इस लेबल को इस एक्सप्रेशन की वैल्यू के साथ मैच करके देखा जाएगा। लाइक ये एक्सप्रेशन था, ये इसकी वैल्यूज आ रही 0, 1, 2, 3, 4। यहां पर अगर लेबल 1 की जगह पर मैं 0 लिख देता हूं तो इसकी वैल्यू क्या रिजल्ट जो होगा या वैल्यू या रिजल्ट वो लेबल 1 0 से कंपेयर किया जाएगा। अगर तो ये ट्रू है, मैच कर गया है, तब ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और ब्रेक की वजह से कंट्रोल आउटसाइड द स्ट्रक्चर चला जाएगा। अगर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 नहीं है, फिर मे बी इधर मैंने 2 लिखा है, ये 2 से कंपेयर करेगा, और अगर 2 इसका ट्रू हो जाता है तो ये इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा और ब्रेक स्टेटमेंट अगेन यूज हो रही है तो इसकी बेस पर एंड कर जाएगा। अब इसके साथ साथ अभी हमने यहां पर डिस्कस किया था कि मल्टीपल सिलेक्शन स्ट्रक्चर है, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे कि एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को हम कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो यहां पर अगर आप ये देखेंगे कि इनमें से अगर मैं इस एक ब्रेक स्टेटमेंट को कमेंट कर दूं या एंड कर दूं या इसे मिटा दूं, ना लिखूं, तब क्या होगा कि जैसे ही पहला लेबल ट्रू हुआ, इसके साथ मैच कर गया, तो ये वाला ब्लॉक भी एग्जीक्यूट होगा और ये वाला ब्लॉक भी एग्जीक्यूट होगा। कब तक ये ब्लॉक्स एग्जीक्यूट होते जाएंगे? जब तक इसे या इस ब्रेक स्टेटमेंट नहीं मिलेगी या स्ट्रक्चर एंड ना हो जाए। खैर इसकी प्रैक्टिस भी आपको करवाई जाएगी प्रोग्राम के थ्रू। अब आते हैं हम सिंटैक्स को कंप्लीट करते हैं और एक रिव्यू के साथ नेक्स्ट पार्ट पर भी हम मूव करेंगे। अब देखिए यहाँ पर सिंटैक्स है, सिंटैक्स स्टार्ट हुआ स्विच के कीवर्ड से, इसके बाद हमारे पास पैरेंथेसिस के अंदर एक्सप्रेशन या वेरिएबल आ जाएगा। अब एक्सप्रेशन या वेरिएबल की वैल्यू कंपेयर की जाएगी केस लेबल्स के साथ।
केस का कीवर्ड यूज होगा, लेबल की वैल्यू या तो इंटीजर होगी या फिर आपके पास कैरेक्टर हो सकती है, ना तो ये फ्लोट होगी और ना ही कोई स्ट्रिंग हो सकता है। अगर ये मैच कर जाता है लेबल, तब इसका ब्लॉक एग्जीक्यूट करता है और ब्रेक की बेस के ऊपर स्ट्रक्चर से कंट्रोल टर्मिनेट कर जाता है। अगर ये वाला ब्लॉक लेबल कंपेयर करने से सेम नहीं होता, मैच नहीं करता, तब ये नेक्स्ट केस के ऊपर मूव कर जाता है और नेक्स्ट केस को चेक करता है और उसे कंपेयर करने पर अगर वो मैच कर जाएगा तो नेक्स्ट ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज ये नेक्स्ट केस पर मूव कर जाएगा टिल द nth केस। आइए चलते हैं इस सिंटैक्स को कंप्लीट करते हैं बाय नेक्स्ट बोर्ड। तो बच्चों इस सिंटैक्स को कंप्लीट करते हैं। अभी देखें डॉटेड लाइन की बेस के ऊपर हम ये कह रहे हैं कि केस 3, 4, 5 टिल द केस nth केस पर ये चला गया। nth वैल्यू को चेक करेगा कि जो हमारे पास लास्ट केस हमने गिवन दिया है तो उससे ये चेक करेगा और कंपेयर करने पर मैच कर जाए तो उसके ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा और ब्रेक से अगेन टर्मिनेट करके अदर स्टेटमेंट्स पर आ जाएगा। इन केस अगर कोई भी केस ट्रू नहीं होता तब इस स्ट्रक्चर के अंदर डिफॉल्ट स्टेटमेंट दी गई है। जिस तरह इफ एल्स या एल्स इफ के अंदर एल्स स्टेटमेंट थी, इसी तरह से स्विच स्ट्रक्चर के अंदर डिफॉल्ट स्टेटमेंट है और ये कब एग्जीक्यूट करेगी, जब कोई भी केस ट्रू नहीं होगा। और अगर इस डिफॉल्ट स्टेटमेंट को हम सबसे एंड में लिख रहे हैं तब इसे ब्रेक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है और यह लास्ट स्टेटमेंट और ये किसी केस के ना ट्रू होने की वजह से एग्जीक्यूट करेगी तो इसके बाद स्ट्रक्चर एंड हो जाएगा। बच्चों आपको ये बताता चलूं कि आपके स्विच स्ट्रक्चर के अंदर डिफॉल्ट स्टेटमेंट को किसी भी पोजीशन में यूज किया जा सकता है, किसी भी केस स्टेटमेंट से पहले या केस के बाद यूज किया जा सकता है। लेकिन अगर ये लास्ट में यूज नहीं होगी तब अगर हम इसे पहले यूज कर रहे हैं तो इसके साथ ब्रेक स्टेटमेंट लगा ली जाएगी ताकि ये भी टर्मिनेट कर जाए, नहीं तो ये बाकी ब्लॉक्स को, बाकी केसेस को भी एग्जीक्यूट करता रहेगा। ठीक है। सो ब्रेक स्टेटमेंट मस्ट बी यूज्ड विद डिफॉल्ट इफ इट इज रिटन बिफोर एनी केस। किसी भी केस से पहले, लाइक लेबल n से पहले डिफॉल्ट को यूज कर लेंगे तो यहाँ इसके फॉरम बाद, इसके डिफॉल्ट ब्लॉक के बाद ब्रेक स्टेटमेंट यूज की जाएगी। यही चीज स्विच स्ट्रक्चर की हम फ्लो चार्ट के जरिए से भी देखते हैं कि इसमें देखें स्विच एक्सप्रेशन या वेरिएबल आ जाए, हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन है या वेरिएबल आ रहा है। अब इस वेरिएबल की वैल्यू मैच कर रहा है, कंपेयर कर रहा है केस वैल्यू के साथ। अगर तो ये ट्रू हो गई, मैच कर गई, तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और ब्रेक स्टेटमेंट के बाद ये कहां पर आ जाएगा, अदर स्टेटमेंट पर आ रहा है। अगर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मैच नहीं करती लेबल 1 से तो लेबल 2 को चेक करेगा, लेबल 3 को चेक करेगा, लेबल 4 को चेक करेगा, मींस के अदर केसेस को चेक करेगा और कहां पर, nth केस पर चला जाएगा। एंड केस भी ट्रू नहीं होता तब फिर डिफॉल्ट ब्लॉक पर आ जाएगा और डिफॉल्ट ब्लॉक के बाद कंट्रोल अदर स्टेटमेंट की तरफ मूव कर जाएगा। तो बच्चों ये था हमारे पास, इसका सिंटैक्स कंप्लीट किया और इसके साथ साथ फ्लो चार्ट के जरिए हमने इसको डिमोन्स्ट्रेट किया कि किस तरह से ये वर्किंग करेगा। अब हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करेंगे और इसकी एक्सप्लेनेशन को देखेंगे कि किस तरह से हमने इसको लिखना है। तो बच्चों हम इस स्ट्रक्चर की अभी एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करते हैं और आपको बताता हूं कि किस तरह से आपने इसे वर्ड्स की फॉर्म में लिखना है। तो बच्चों यहां देखें तो ऑल ऑफ फर्स्ट द एक्सप्रेशन और द वेरिएबल विद इन द पैरेंथेसिस इज इवैल्यूएटेड। जैसे कि मैंने आपको सिंटैक्स में बताया था कि ब्रैकेट्स या पैरेंथेसिस के अंदर जो एक्सप्रेशन या वेरिएबल है सबसे पहले वो इवैल्यूएट किया जाएगा। whose result must be numeric or character constant। और ये भी आपको मैंने साथ में बता दिया कि जिसका रिजल्ट एक नंबर मींस के इंटीजर या फिर कैरेक्टर कांस्टेंट होना चाहिए एंड इट कैन नॉट बी फ्लोट। ये याद रखना है कि ये फ्लोट नहीं होगा, अदरवाइज एरर आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन और द वैल्यू ऑफ वेरिएबल is compared with the label values given after case keyword। अब जब
स्विच स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो जो एक्सप्रेशन या जो वेरिएबल गिवन है उसकी वैल्यू केसेस के साथ 1 बाय 1 कंपेयर की जाएगी। और इफ the result of expression matches to any label constant, then the block of statement following the case is executed. मतलब कि अगर रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन किसी भी लेबल कांस्टेंट की वैल्यू के साथ मैच कर जाता है जो कि केस के बाद लिखी गई होती है, तो जो उस केस के बाद लिखा गया ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट कर जाएगा एंड कंट्रोल एग्जिट्स फ्रॉम द स्ट्रक्चर, और कंट्रोल उस स्ट्रक्चर से एग्जिट हो जाएगा बाय एग्जीक्यूटिंग ब्रेक स्टेटमेंट। हर केस ब्लॉक के अंदर एक ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं जो कि ऑप्शनल है। हमारे पास लाजमी नहीं है कि हम ब्रेक को यूज करें, लेकिन ऑप्शनल है, तो ऑप्शनल है और अगर ब्रेक स्टेटमेंट मौजूद है तो कंट्रोल एग्जिट कर जाएगा स्ट्रक्चर से और अदर स्टेटमेंट्स पर मूव कर जाएगा। Next point, if result of expression does not match with none of label constants, अगर एक्सप्रेशन का रिजल्ट किसी भी लेबल कांस्टेंट के साथ मैच नहीं करता, then the control moves to default block if exist. Again, default block ऑप्शनल है और अगर डिफॉल्ट ब्लॉक एग्जिस्ट करता है तो कंट्रोल मूव कर जाएगा डिफॉल्ट ब्लॉक पर। कब? जब एक्सप्रेशन की वैल्यू किसी भी लेबल कांस्टेंट के साथ मैच नहीं करेगी तब। However, the use of default block is optional and can be placed anywhere in the structure. तो अब वही बात जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले सिंटैक्स के एंड में आपको बताई थी कि डिफॉल्ट ब्लॉक का यूज ऑप्शनल है और इसे हम कहीं भी स्ट्रक्चर के अंदर प्लेस कर सकते हैं, लेकिन अगर लास्ट में प्लेस करेंगे तो ब्रेक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, और अगर किसी भी केस स्टेटमेंट से पहले यूज करेंगे तब हमें ब्रेक स्टेटमेंट यूज करनी पड़ती है ताकि वो प्रोग्राम को एंड कर सके। अदरवाइज वो स्ट्रक्चर के बाकी केसेस को भी एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। तो बच्चों, आपने इसकी वर्किंग या एक्सप्लेनेशन को इस तरह से एक्सप्लेन करना है। इसके लिए हम चलते हैं पहले बोर्ड की तरफ और अपने एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। तो बोर्ड की तरफ तवज्जो करेंगे और प्रोग्राम स्टेटमेंट को रीड करते हैं। प्रोग्राम दैट रीड्स एन इंटीजर बिटवीन 1 to 7 टू रिप्रेजेंट अ डे स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे, जो कि वीक डेज को रिप्रेजेंट करे 1 to 7 और वो मंडे से स्टार्ट हो रहा, एंड प्रिंट द रिस्पेक्टिव डे, और उस नंबर के अगेंस्ट जो रिस्पेक्टिव डे होगा उसे प्रिंट करे बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द डे, जो यूजर ने वैल्यू ऑफ द डे इंटर की होगी उसकी बेस पर, यूजिंग स्विच स्ट्रक्चर। मींस इस प्रोग्राम को हमने स्विच स्ट्रक्चर के थ्रू परफॉर्म करना है। तो प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। आप तवज्जो करें कि हेडर फाइल्स डाल दी गई, हेडर इंक्लूड iostream.h, हेडर इंक्लूड conion.h। हर हेडर फाइल का पर्पस आपको पता है कि iostream.h सी इन और सी आउट स्टेटमेंट्स के लिए यूज हो रही है, और conion.h कंसोल इनपुट आउटपुट.h गेट ch जैसे फंक्शंस के लिए यूज की जाती है। इसके बाद मेन फंक्शन लिखा गया और मेन फंक्शन के फौरन बाद ही हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। अब वेरिएबल कौन सा डिक्लेयर करना है? रीड्स एन इंटीजर, मींस इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर करना है। मैंने ए वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। अब इसके बाद हम एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे ऑन द स्क्रीन जो कि यूजर को बताएगा कि यूजर क्या वैल्यू इंटर करे। इंटर एन इंटीजर और ब्रैकेट में दे दिया 1 to 7 कि 1 से 7 तक के दरमियान के इंटीजर को इंटर करो। यूजर ने एक नंबर इंटर कर दिया, लेट्स सपोज कि यूजर 5 इंटर कर देता। अब ए की वैल्यू 5 आ गई। अब इस स्विच स्टेटमेंट को लिखेंगे और स्विच स्टेटमेंट के बाद इसके सामने पैरेंथेसिस के अंदर हम इस वेरिएबल को लिख रहे हैं। बच्चों याद रखिएगा कि यहां पर हमारे पास या तो वेरिएबल आएगा या कोई कांस्टेंट वैल्यू आ सकती है, ठीक है, या कोई ऐसा एक्सप्रेशन या फंक्शन आ सकता है जो एक से ज्यादा यूजर इनपुट वैल्यूज के लिए यूज हो रहा हो। इस स्विच में ए रख दिया। अब ए की वैल्यू क्या है? 5 है। अब ये मैच करेगा इस ए की वैल्यू को इस केस की वैल्यू के साथ।
पहले केस की वैल्यू क्या रखी है, केस 1 मीन्स कैरेक्टर कांस्टेंट है या लेबल कांस्टेंट है वो हम क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं। और 1 के फौरन बाद केस की स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन नहीं आएगा, कॉलन यूज करेंगे। रिमेंबर दिस कि किसी भी स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए सेमीकोलन यूज करते हैं, लेकिन जब भी कोई लेबल यूज होंगे तब कॉलन यूज किया जाएगा। अब केस 1 है और इसकी सी आउट स्टेटमेंट आ रही है कि जी मंडे है, लेकिन ए की वैल्यू तो 5 है। ए की वैल्यू 5 होने की वजह से ये केस ट्रू नहीं होगा और ये केस स्किप हो जाएगा। प्रोग्राम के बाकी हिस्से के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पर मूव करते हैं। अच्छा बच्चों, बोर्ड की तरफ तवज्जो करें दोबारा कि हमने ए की वैल्यू रखी है 5, अब केस 2 आ गया, मींस यहां पर जो लेबल की वैल्यू है वो 2 है, कांस्टेंट वैल्यू क्या आ रही, 2। 5 या ए की वैल्यू जो 5 है वो कंपेयर किया जा रहा है इस 2 से, जो कि ये भी मैच नहीं कर रहा। जब ये भी मैच नहीं कर रहा तो ये ब्लॉक भी स्किप हो जाएगा। फिर केस 3 आ गया, इसकी वैल्यू चेक की गई, इससे भी मैच नहीं कर रहा। 4 से भी मैच नहीं कर रहा। 5 इस केस के साथ ये मैच कर रहा है। अब जब कंट्रोल इस केस को मैच करेगा तब ये क्या रिजल्ट प्रिंट कर देगा, फ्राइडे, और ये ऑन द स्क्रीन जो आउटपुट स्क्रीन होगी उसके ऊपर फ्राइडे प्रिंट कर देगा। और फ्राइडे प्रिंट करने के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट आ रही ब्रेक की। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगी, कंट्रोल को इस स्ट्रक्चर से बाहर ले जाएगी और अदर स्टेटमेंट्स पर मूव कर देगी। मींस कंट्रोल ब्रेक स्टेटमेंट एग्जिट्स द कंट्रोल फ्रॉम द स्ट्रक्चर, आइदर दैट इज इफ स्ट्रक्चर और स्विच स्ट्रक्चर, किसी भी स्ट्रक्चर से हमारे पास क्या ब्रेक स्टेटमेंट एग्जिट कर जाती है। मींस अब इस केस के अंदर अगर हम इधर देखें तो इंटर इंटीजर था और इंटर इंटीजर मैंने 5 इंटर किया था, तो 5 के बाद जो आउटपुट आई वो क्या आई के फ्राइडे। नेक्स्ट लाइन में क्यों आया, बैकस्लैश n है, इस वजह से ये नेक्स्ट लाइन में आ गया। अब अगर इसी a की वैल्यू को 5 की बजाय कोई और नंबर रख दिया जाए, लाइक 8 रख दिया जाता है, तब वो क्या करेगा, 5 तक हमने चेक कर लिया था, अब a की वैल्यू सपोज कर रहे हैं कि 8 है, तो मींस यहां अगर मैं दोबारा कहता हूं कि एक और हम इनपुट लेते हैं, एक और दफा एग्जीक्यूट करके देखते हैं, इंटर एन इंटीजर, इंटीजर इंटर करो 1 से 7 और इधर मैं कह रहा हूं क्या 8 इंटर करो। अब स्विच स्ट्रक्चर के थ्रू हमारे पास जब स्टार्ट होगी एग्जीक्यूशन तो केस ए, केस 1 जो है वो भी फॉल्स हो जाएगा, 2 भी फॉल्स हो जाएगा, 3 भी फॉल्स हो जाएगा, 4 भी फॉल्स है, 5th भी फॉल्स है, केस 6 भी फॉल्स है, केस 7 भी फॉल्स है। तब कंट्रोल का यहां से किसी भी ब्लॉक को एग्जीक्यूट नहीं करेगा और किस ब्लॉक पर आ जाएगा, डिफॉल्ट पर। बच्चों मैंने आपको बताया कि डिफॉल्ट ब्लॉक ऑप्शनल होता है, अगर आपके प्रोग्राम में मौजूद होगा तो किसी भी केस के ट्रू ना होने की बेस पर ये ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। अगर कोई केस ट्रू हो जाता है तब ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब हमारे पास वैल्यू 8 है, 8 की वजह से ये डिफॉल्ट ब्लॉक पर आ गया और डिफॉल्ट में लिख देगा इनवैलिड नंबर, मींस के इनवैलिड वीकडे है, वीकडे नंबर हमारे पास आ रहा है कि ये एक इनवैलिड नंबर हमने एंटर किया है, इस वजह से ये इनवैलिड नंबर लिखकर इधर आ जाएगा और नेक्स्ट स्टेटमेंट्स। बच्चों यहां पर एक और चीज बताता चलो कि ब्रेक की स्टेटमेंट लिखी है और इसे मैंने कमेंट कर दी। डिफॉल्ट जब बिल्कुल आपके स्विच स्ट्रक्चर के लास्ट में लिखा गया है तब ब्रेक स्टेटमेंट लिखें या ना लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इस डिफॉल्ट स्टेटमेंट को हम किसी भी केस ब्लॉक से पहले लिखते हैं तब ये ब्रेक स्टेटमेंट लगानी जरूरी है, अदरवाइज ये नेक्स्ट केस की स्टेटमेंट को भी एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब यहां पर अगर नहीं भी लिखा तो अल्टीमेटली ये क्या है कि ये स्विच एंड हो रहा है इस डेलिमीटर्स के थ्रू और इसके बाद ये कंट्रोल डायरेक्टली कहां गेट ch पर आ रहा है और ये आउटपुट क्या लिख देगा, इनवैलिड नंबर, और प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाएगा। तो बच्चों ये प्रोग्राम था जिसके जरिए हमने ये चीज देखी कि स्विच स्ट्रक्चर किस तरह से परफॉर्म किया जाता है, किस तरह से इसके जरिए प्रोग्रामिंग की जा सकती है और किन सिचुएशंस के लिए ये यूज होता है। मेन्यू सिलेक्शन है, आपने एक मेन्यू ओपन किया, उसके अंदर आपके पास डे नंबर्स हैं, लाइक
आप मंथ का मेन्यू सेलेक्ट करते हो, जब भी डेट सेलेक्ट कर रहे होते हो, डेट सेट कर रहे होते हो, तब आपके मेन्यू आ जाता है। और उसमें से आप अभी जुलाई चल रहा है, जुलाई के लिए आप 7 सिलेक्ट करते हो और इन द रिपोर्ट वो जुलाई प्रिंट हो रहा होता है। वो उसकी बैकएंड के ऊपर इसी तरह से स्विच स्ट्रक्चर जैसे प्रोग्राम ही यूज हो रहे होते हैं। एक और एग्जांपल को अंडरस्टैंड करेंगे, उसके लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पर मूव करते हैं और उस एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। ओके बच्चों, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल को डिस्कस करते हैं और एग्जांपल नंबर 2 बोर्ड की तरफ आप देखें और पढ़ते हैं हम स्टेटमेंट को। प्रोग्राम टू प्रॉम्प्ट द यूजर। प्रॉम्प्ट का मतलब भी क्या होता है? आस्क द यूजर या इनपुट फ्रॉम द यूजर टू इंटर एन अल्फाबेट। प्रॉम्प्ट द यूजर टू इंटर एन अल्फाबेट मींस के यूजर एक अल्फाबेट इंटर करे एंड डिटरमाइन एंड चेक वेदर इट इज वावल और कॉन्सोनेंट। तो बच्चों कौन कौन से होते हैं वावल? ए, ई, आई, ओ, यू। ये अपर केस में भी हो सकते हैं, ये लोअर केस में भी हो सकते हैं। अब ये कैरेक्टर कांस्टेंट की तरफ हम जा रहे हैं कि यूजर कोई भी एक कैरेक्टर इंटर करेगा, मींस वो अल्फाबेट इंटर करता है, सिंगल कैरेक्टर होता है अल्फाबेट्स, और इनमें से कोई भी एक कैरेक्टर मैच करेगा या कोई सारों में से कोई भी एक भी कर जाए तो रिजल्ट हमारे पास सेम आ रहा है। तो इस प्रोग्राम में हम ब्रेक के बगैर स्टेटमेंट्स को भी यूज करके देखेंगे कि अगर हम किसी भी केस के साथ ब्रेक यूज नहीं करते तो किस तरह कंटिन्यूटी में नेक्स्ट स्टेटमेंट्स पर चला जाता है। तो बच्चों प्रोग्राम स्टार्ट किया हमने, हेडर फाइल्स लिख ली, मेन फंक्शन से स्टार्ट किया। अब मैंने एक कैरेक्टर इनपुट ले ली। पिछले प्रोग्राम में मैंने इंटीजर इनपुट ली थी क्योंकि वो नंबर ऑफ डे पूछ रहा था। यहाँ पर एक कैरेक्टर है तो अल्फाबेट है, उसके लिए कैरेक्टर इनपुट ली और जो आउटपुट मांग ली सी आउट के जरिए मैसेज ऑन द स्क्रीन डिस्प्ले कर दिया। वो क्या था? इंटर एन अल्फाबेट, एक अल्फाबेट इंटर कर दो। और पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको ये भी बताया था कि कैरेक्टर को हम सी इन के जरिए से भी इनपुट ले सकते हैं और सी एच इज इक्वल टू गेट सी एच के फंक्शन के थ्रू भी इनपुट ले सकते हैं। जब हमने ये छोटी देनी हो कि सिर्फ सिंगल कैरेक्टर ही इंटर हो, एक से ज्यादा कैरेक्टर्स इंटर ना हो, तब उसके लिए हम गेट सी एच फंक्शन यूज कर लेते हैं। स्विच स्टेटमेंट के अंदर हमने सी एच रखा, पैरेंथेसिस के अंदर सी एच मीन्स के सी एच के अंदर हम कोई भी इनपुट कर देते हैं किसी भी कैरेक्टर को। फॉर एग्जांपल यहां पर जो मैं कैरेक्टर इंटर कर देता हूं वो है यू। गेट सी एच के जरिए से यू में इंटर कर देता हूं, अपर केस यू में इंटर कर देता हूं। अब सी एच के अंदर यू है, ये यू की वैल्यू के साथ कंट्रोल इधर आएगा, इस केस के साथ मैच करके देखेगा क्या ये मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, इसके साथ कंपेयर करेगा क्या इसके साथ भी ये मैच हो रहा है। इसी तरह से चलते चलते कि तमाम केसेस के साथ मैच करके देखेगा। केस आई को भी चेक कर रहा है, केस ओ को, स्मॉल ओ को, फिर केस यू अपर केस यू के साथ मैच करेगा। जब यहां पर कंट्रोल आ गया और जब देखा कि जी इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, इस केस की वैल्यू दोनों सेम है, तब ये यहां से आ जाएगा और इसके फौरन बाद जो सी आउट स्टेटमेंट है उसे एग्जीक्यूट कर देगा, इट इज वावल, क्योंकि इन केसेस में से किसी भी एक केस के साथ मैच कर रहा है और एग्जैक्टली उसी तरह से है, तो ये इसे प्रिंट करके ब्रेक कर देगा। बच्चों यहां पर आप लोग सोच रहे होंगे कि पिछले प्रोग्राम में मैंने ब्रेक स्टेटमेंट यूज की थी हर केस के बाद, लेकिन इसमें मैंने क्यों नहीं यूज की और इसमें मैंने बार बार मैसेज क्यों नहीं प्रिंट करवाया। तो बच्चों इस प्रोग्राम को इजियर रखने के लिए देखिए ये सी आउट इट इज वावल, अगर केस ए मैच करता है फिर भी मैंने यही सी आउट इट इज वावल ब्रेक लिखना था, फिर केस स्मॉल ए होता, फिर केस ई होता, तमाम केसेस के बाद अगर हमने इसे लिखना था तो ये बहुत लेंथी हो जाता। तमाम केसेस का सेम रिजल्ट है, इस वजह से हमने ब्रेक स्टेटमेंट यूज नहीं की और लास्ट में जाकर जब तमाम केसेस एंड हो गए वो मैसेज लिखा, वो स्टेटमेंट लिखी और उसके बाद उसे ब्रेक कर दिया। इससे आपके पास ये होता है कि प्रोग्राम कंपैक्ट हो जाता है, प्रोग्राम का साइज स्मॉल हो जाता है। अगर कोई भी केस ट्रू नहीं होता, लाइक आप बी प्रिंट कर देते, यू की बजाय आपने बी लिख दिया, जब आपने बी इंटर कर दिया तब ये तमाम केसेस के साथ इसे कंपेयर करेगा और देख रहे हैं आप कि किसी भी केस के साथ ये बी मैच नहीं कर रहा
और ये सी आउट की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, फिर कंट्रोल कहाँ आ जाएगा, डिफॉल्ट पर आ जाएगा। और डिफॉल्ट ये इसके साथ इट इज कॉन्सोनेंट लिख देगा, क्योंकि वो तमाम कैरेक्टर्स जो वावल नहीं होते उन्हें कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है। और इस तरह से ये कॉन्सोनेंट लिखकर यहां से एंड कर जाएगा और टर्मिनेट कर जाएगा। अब हम इसकी आउटपुट देखते हैं। हमने इधर देखा था कि सी आउट इंटर एन अल्फाबेट था। यहां कर्सर ब्लिंक करेगा। कर्सर जब ब्लिंक कर रहे हैं तो पहली दफा में हमने यू लिखा था, अब दूसरी दफा हमने इधर बी लिख दिया। जब हमने बी लिखा तो बी की बेस के ऊपर क्या आपका मैसेज आ जाएगा कि इट इज कॉन्सोनेंट। सो बच्चों, ये थे आपके स्विच स्ट्रक्चर के प्रोग्राम्स। इसी तरह से आप मजीद प्रोग्राम्स को भी कर सकते हैं। होपफुली आपको इन एग्जांपल्स के थ्रू स्विच स्ट्रक्चर को यूज करने का तरीका समझ आ गया होगा और आप इसे आसानी से प्रोग्राम्स में अपने इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।